नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल में। दोस्तों, ये कहानी सुनिएगा, इतना मस्त कहानी है, मैं वादा करता हूँ आपका दिल नहीं दुखेगा। इस कहानी को आप ज़रूर पूरा सुनिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुम की लाइट से घर को सजाया गया था ताकि यह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। यह घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मौसी अकेली थी और मैं भी अकेला था। इसलिए मौसी ने मुझे कहा, तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मौसी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेल कर और पढ़ कर बड़ी हुई थी, और यह साथ उनको मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की यह सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वह मेरी सगी माँ सी ही लगती थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 12 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही कमरे में बैठी हुई थी। वह कमरा जो मौसी ने इस घर में मेरे नाम का रखा था, और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था। लेकिन मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। दोस्तों, मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े मेहमान थे वह भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कसमकस में था कि कमरे में जाऊं या न जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए ही अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि वह जैसे भी थी अभी बहुत ही कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मौसी के कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर रागिनी थोड़ी सी बड़ी होती, वह 15 की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज़ न होता। मुझे ऐतराज़ सिर्फ और सिर्फ रागिनी की कम उम्र होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मौसी ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका। मैंने तो मौसी से यह कह दिया कि मैं अभी रागिनी के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना। जब वह बड़ी हो जाएगी तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर रागिनी को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यह था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब रागिनी बड़ी हो जाएगी
होगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल बाद के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और यह वाकई कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की है तो यकीनन मुझे कोई न कोई सज़ा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफा पर बैठा हुआ था कि मेरी मौसी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मौसी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मौसी को क्या जवाब दूँ। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता, और यह कहकर मैं मौसी से नज़रें चुरा लिया। अगर वह वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती है तो मुझे जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को दुत्कार नहीं सकते हो। मौसी की बात पर मैं हैरान हो गया। यह दुत्कारने वाली बात कहाँ से आ गई? वह शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और रागिनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा रागिनी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सिर झुकाए बैठी है। मुझे न जाने क्यों रागिनी को देखकर बहुत दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वह सर झुकाए बैठी थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, वह छोटी ही थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाए, सोफा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि वह मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जगा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि रागिनी अभी तक बैठी हुई है। क्या वह मेरे इंतजार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर यह भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर नाराज हुई थी, हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था।
मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी। फिर थोड़ी देर बाद वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर आकर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वह फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वह शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में यह हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वह मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वह भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और यह कानूनी जुर्म भी था। कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो रागिनी के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई न कोई सज़ा जरूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की, बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी कायम किया। और मैं सही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने रागिनी को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। सारी रात मैं बेचैन ही रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा रागिनी अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया, और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी रागिनी को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं रागिनी की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दे, जब तक कि वह 18 साल की नहीं होती। रागिनी एक ऊंचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा रागिनी से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही न हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आता था, या फिर मौसी कोई काम देती तो तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर से आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मौसी मुझे बुलाया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश करने मैंने घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मौसी के घर मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मौसी ने मुझसे एक ऐसी जिद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मौसी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था, क्योंकि उनकी बेटी रागिनी सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल थी और वह मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन मौसी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया और रोना शुरू कर दिया। काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ न थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट मैं यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा
हुआ था कि कुछ न कुछ कारोबार शुरू कर लूं, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं मौसी के घर पर ही रहूंगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था, ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं, और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं, नहीं तो किराए का घर ही ले लूं, लेकिन अपने रहने का इंतजाम कर लूं। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। दोस्तों, मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। यह मेरी मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन यह खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे मैं न स्वीकार कर पा रहा था न ही इनकार कर पा रहा था। मौसी के मुझ पर इतने आसान थे कि मैं उन्हें इनकार कर ही नहीं सकता था, लेकिन यह मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मौसी का दिल टूट जाता। वैसे ही वह अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरा इस बात से मौसी का दिल दुख सकता था। वह मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी या फिर शायद वह मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल न रहता। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने की बात मान लिया, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मौसी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी साथ ही करनी है। मैंने कहा, ऐसे भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि जल्दी विदाई हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मौसी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो। कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और न बच्चे की डोर है जो तुम्हें बंद कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने भी लग जाओ। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था कि हर माँ को यह डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा। और रागिनी छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर भी सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां थी जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाता। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं रागिनी से शादी की हामी भर ली थी और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागिनी से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपना किस्मत समझ लिया। सोचा बस कुछ साल इंतजार करता हूँ, वह बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखूँगा। बस ठीक है, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी रागिनी के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि बड़ी होकर रागिनी का दिमाग बदल जाए और वह खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे।
क्योंकि मैं उससे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वह ऐसा करती तो मेरे लिए यह आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन रागिनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता दे रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने बहाने से वह मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि यह शायद मौसी की पढ़ाई हुई है कि उन्होंने ही रागिनी को यह समझाया होगा कि किसी तरह वह मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही रागिनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मौसी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्चों की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा यह ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मौसी की पढ़ाई हुई है। मैंने महसूस किया कि रागिनी तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वह हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गया था और मैं उसका पति था, इसलिए वह सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में हार्मोन के बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें यह इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। यह उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप के केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वह अपनी राह से भटक जाती है और रागिनी भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते हार्मोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद रागिनी को यह इच्छा थी कि मैं उसके करीब जाऊं और एक रिश्ता कायम करूं और इसीलिए वह बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वह मेरे करीब आ जाती अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। दोस्तों, मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वह मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता पीछे हटकर बैठो तो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता रहता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। यह कानूनन जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूं। कुछ दिनों से मैंने देखा रागिनी की दिमागी हालत दिन ब दिन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वह मेरे सीने से लग गई। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे रागिनी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वह रोने लगी। बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरे गुस्से के मारे बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था। न जाने कितनी बुरी बात सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया और यह 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे। मैंने देखा कि रागिनी का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत
तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मौसी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। रागिनी चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो रागिनी अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में यह भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैं रागिनी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर रागिनी के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत कुछ गलत बोल गया। मेरी जरा सी नरमी पाकर वह रोने लगी। रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं उसे चाह कर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। मम्मी के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। अब तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास में आ नहीं सकता, क्योंकि तुम बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा यह सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो रागिनी का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मौसी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी थी, काफी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मौसी से रागिनी के बारे में कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, तो मौसी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वह दम तोड़ चुकी थी। यह सदमा रागिनी के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वह कम उम्र में ही यह गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मौसी की जल्दीबाजी अब मुझे समझ में आई थी। रागिनी का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी, इतनी सी उम्र में रागिनी यह सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागिनी को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम यह सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मासी को मैं ही मिला था तुम्हारा यह पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ऑटो ड्राइवर ने जबरदस्ती मेरे साथ। यह कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। रागिनी कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई दोष नहीं है, वह मेरे
मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वह मुझे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं रागिनी को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊँगा। तब तक रागिनी लगभग 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरी हस्ती को हिला कर रख दिया था। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले दिन ही रागिनी को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वह एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। वह अकेली थी। उसका क्या होता, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में यह फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से रागिनी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था, और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। रागिनी का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल बीत गए। और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वह खत्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ मैं तो सिर्फ रागिनी की खातिर हिंदुस्तान आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन रहा था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके खत्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि रागिनी ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चित हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या वह वाकई रागिनी थी? एकदम हड्डियों का ढांचा। वह सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसे जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, रागिनी तुम? रागिनी बोली, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले थे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही हूँ। पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वह तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वह अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन जिंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, वो जबरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागिनी का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने रागिनी को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था, उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। दोस्तों, तो हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, यह मेरी कहानी आपको कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।